हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, फर्स्ट पेपर के लिए ये मॉडल पेपर है और अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर पिछले 4 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना 5वां नंबर का मॉडल पेपर बहुत ही शानदार पेपर है। ठीक है, आपको 20 प्रश्न इसमें 20 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के देखने को मिलेंगे और 80 प्रश्न जीके से संबंधित। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये कौन से अधिनियम में शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, ये प्रावधान किया गया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, उसके ठीक 2 दिन बाद, यानी कि पहले बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को दोस्तों दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है ये दोस्तों यूएसए से ली गई है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, यूएसए न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो दोस्तों यूएसए के संविधान से ली गई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, नागरिकता, ये दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संविधान के भाग 2 में है। नागरिकता बिल्कुल सही है दोस्तों। मौलिक अधिकार है, ये संविधान का भाग 3 में है, बिल्कुल सही है। राज्य दोस्तों संविधान के भाग 6 में है, ये भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य, यहां पर देखिए संविधान का भाग 6A दोस्तों, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 को उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ पर रोमन संख्या में देखिए दोस्तों यूं लिखा जाना था इसको। ठीक है, यूं लिखा जाना था, लेकिन लिख दिया क्या? यूं। ठीक है, तो यहाँ पर भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत दे रखा है यहाँ पर। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में संविधान का अनुच्छेद है और सूची सेकंड में अंतर वस्तु है। दोस्तों, अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा अनुच्छेद में क्या अंतर वस्तु है वो बताना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 54 में किसका प्रावधान किया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही गई है। अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 75 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति की बात की गई है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 155 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बात कही गई है अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 164 में क्या है? तो अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति की बात कही गई है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति की बात कही गई है अनुच्छेद 164 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 4 3 यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह है दोस्तों समाजवाद, ठीक है, ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता जोड़ी गई थी, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये भी नहीं जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसमें दो ही शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवाद और एक पंथ निरपेक्ष। वैसे तो 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दे रखा है और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। दोस्तों आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, प्रस्तावना में आपको वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, इसका बिल्कुल सही है, 1 और 3 यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। समानता के मौलिक अधिकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो अनुच्छेद 14 के तहत दोस्तों सामाजिक समानता और अनुच्छेद 15 के तहत अवसर की समानता और 16 में दोस्तों देखिए इसमें 14 से 18 तक समता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, ठीक है, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 और अवसर की समानता अनुच्छेद 16, ठीक है। दोस्तों इसमें आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है, ये एक कानूनी अधिकार है यानी कि वैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले ये मूल अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको हटा दिया गया और दोस्तों अनुच्छेद 300 क में इसको रख दिया गया है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए, नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिए गए हैं, ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड से। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये मूल कर्तव्य में शामिल है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए अस्पृश्यता मिटाने की का प्रयास करें। दोस्तों ये अस्पृश्यता मिटाने का जो प्रयास है ये दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये आता है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो अस्पृश्यता की बात कही गई है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, अनुच्छेद 17 में। और मौलिक कर्तव्य आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 51 क में, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, कैसे। तो दोस्तों वो हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, ठीक है, महाभियोग द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो दोस्तों अनुच्छेद 61 में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों निर्वाचित होते हैं, तो ये निर्वाचित होते हैं दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति है वो निर्वाचित होते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है।
संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है ये होती है प्रधानमंत्री के पास में। किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री के पास में होती है ये वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री को दोस्तों प्रधानमंत्री को देखिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, मनोनीत, निर्वाचित, ऐसे ऑप्शन में थे। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। यहां पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आधारित है दोस्तों 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर, यह आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। ठीक है, पहले यह व्यवस्था सन 2000 तक ही थी, लेकिन 84वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोकसभा व राज्यसभा के लिए राजस्थान के लिए कितने स्थान निर्धारित है? लोकसभा व राज्यसभा के लिए राजस्थान के लिए कितने स्थान निर्धारित है? तो दोस्तों कितने स्थान निर्धारित है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 10। तो यहां पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। दोस्तों बताइए दोस्तों, किसकी जांच के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं? बताइए दोस्तों। यहां पे देखिए, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर, दोस्तों संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करवाता है? बताइए, राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो दोस्तों शपथ ग्रहण करवाता है राज्यपाल को। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। बताइए, किसी अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। आगे देखिए, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ दोस्तों कहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा ये चंपारण से प्रारंभ हुआ था। और वहाँ पर 1917 ईस्वी में दोस्तों नील की खेती करने वाले किसानों की लगान माफी हेतु गांधी जी ने पहली बार नेतृत्व किया था चंपारण बिहार में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, क्रिप्स के सुझावों को दिवालिया बैंक पर आगे की तारीख में बुनाए जाने वाला चेक कहा गया, यह मत किसका है? क्रिप्स के सुझावों को दिवालिया बैंक पर आगे की तारीख में बुनाए जाने वाले चेक कहा गया, यह मत किसका है? तो दोस्तों यह मत किसका है? तो यह महात्मा गांधी का मत है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए आर्द्र जलवायु तैयार। देखिए, सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए आर्द्र जलवायु, तैयार बाजार और सस्ते एवं कुशल श्रमिक की उपलब्धता सहायक होती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
किस राज्य में सूती वस्त्र का सबसे अधिक उत्पादन होता है? बताइए, भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र का सबसे अधिक उत्पादन होता है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल की पट्टी को क्या कहते हैं? दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल की पट्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं क्या? उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जल डमरू मध्य। 25 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये दर्जा है दोस्तों चुनाव आयोग को। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चुनाव आयोग को। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, चुनाव आयोग देता है दोस्तों राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो कब हुई? तो दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आक्रमण न करना बिल्कुल सही है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना बिल्कुल सही है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, ये भी दोस्तों पंचशील का सिद्धांत है। लेकिन विश्व शांति को प्रोत्साहित करना ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है, ये दो देशों के मध्य के मामलों में हस्तक्षेप न करना, ये 2 देशों की बात है सिर्फ। ठीक है, विश्व शांति को प्रोत्साहित करना ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगुलहास धारा चलती है। दोस्तों ये अगुलहास धारा है, ये कहाँ पर चलती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये हिंद महासागर में, यानी कि ये दक्षिणी हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है ये अगुलहास धारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में ये सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए और कारण आर दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कारण आर देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, डाउन्स घास के मैदान है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है डाउन्स, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपना उष्ण कटिबंध की जगह शीतोष्ण कटिबंधीय आता तो ये सही होता, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अपना इसमें पहला ही नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बिल्कुल सही है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय वन बिल्कुल सही है। टेगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नांकित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बोमडिला दर्रा है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश, दोस्तों भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है ये, तो कहाँ पर है ये दोस्तों? भोरघाट
तो दोस्तों बोरघाट है ये महाराष्ट्र में स्थित दर्रा है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? पालघाट है, आप नाम तो सुना ही होगा, बोरघाट है, तो ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र। बोरघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पालघाट कहाँ पर है? तो ये केरल में है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राष्ट्रीय आय। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है? भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र ये इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो इसमें राइट आंसर ए और बी दोनों सही है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया? गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पांचवी योजना में जोर दिया गया, गरीबी हटाओ, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली थी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? बताइए। तो दोस्तों वो है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। तो दोस्तों वो है बड़े फार्मों का आधिक्य, बड़े फार्मों का आधिक्य ये भारतीय कृषि का अभिलक्षण है, ये नहीं है। बाकी प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फैसलों की विविधता। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जनघनत्व वाला राज्य है दोस्तों बिहार। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिहार, ठीक है, याद रखना। जिसका जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे आपको मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे असत्य कथन का बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिए, भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत को मसालों का घर तथा भारत में केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, केरल में भारत का 94% काली मिर्च तथा 60% इलायची पैदा होती है, ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मेथी, सौंफ, धनिया के उत्पादन में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। मेथी, सौंफ और धनिया, इनमें दोस्तों राजस्थान का पहला स्थान है, तीसरा स्थान नहीं है, पहला स्थान है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है, तीसरा स्थान, पहला स्थान आना चाहिए था इधर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे किशोरावस्था के दौरान सामाजिकरण का सबसे अधिक शक्तिशाली कारक है, तो सबसे अधिक शक्तिशाली कारक है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें साथी समूह है। कौन सा है? साथी समूह है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपन 20 प्रश्न है वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हित में अपने हितों को त्याग सकता है? सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के व्रत रहित
में अपने हितों को त्याग सकता है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशोरावस्था में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था का जो काल है वो माना जाता है 12 से 19 वर्ष तक का। ठीक है, आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती? निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती? तो दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें भावात्मक बुद्धि। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि। नेक्स्ट आगे देखिए, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व है, बताइए कौन सा है? दोस्तों विशिष्ट तत्व है वो अर्जित किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, याद रखना। आगे देखिए, गर्ण के अधिक्रम का कौन सा प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? बताइए दोस्तों, पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गर्ण, अमेरिकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, के अधिक्रम का कौन सा प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? तो दोस्तों वो है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो यहां पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में व्यक्तिगत का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में व्यक्तिगत का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जुंग ने। किसने किया था? कार्ल जुंग स्विस ने। ठीक है, ये मनोचिकित्सक थे ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब प्रयोज्य और उदारदाता एक है, जब प्रयोज्य और उदारदाता एक है और एक ही व्यक्ति होता है, तब इस उपकरण को क्या कहा जाता है? तब इस उपकरण को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं दोस्तों अभिवर्ती मापनी बोलते हैं, उसको अभिवर्ती मापनी बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किशोर अपराध में कारकों में शामिल है। किशोर अपराध में कारकों में शामिल है, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, बताइए? तो वो है निर्धनता। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्धनता। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम बाधिता वाले बालकों की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम बाधिता वाले बालकों की विशेषता नहीं है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विलंबित उच्चरित भाषा विकास, विलंबित उच्चरित भाषा विकास। ठीक है, निम्न स्थानिक अभिविन्यास, निम्न स्थानिक अभिविन्यास। ठीक है, देखिए निम्न बुद्धि लब्धि। तो दोस्तों ये निम्न बुद्धि लब्धि है, ये अधिगम बाधिता वाले बालकों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संबंध निर्णय में कठिनाई, ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है? प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकता को, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है? तो वो सर्वश्रेष्ठ तरीका दोस्तों इसमें देखिए कक्षांतर प्लूति, संवर्धन कार्यक्रम, विशेष कक्षाएं, ये तीनों है। लेकिन यहाँ पे विचार वेश सत्र है वो गलत दे रखा है, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विचार वेश सत्र। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कार्य निष्पादन परीक्षण, कार्य निष्पादन परीक्षण, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्य निष्पादन परीक्षण। आगे देखिए
53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्यक्रम बद्ध अनुदेशन से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्यक्रमबद्ध अनुदेशन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, आम गति का सिद्धांत बिल्कुल सही है, यह है। सक्रिय प्रत्युत्तर का सिद्धांत ये भी है। तत्काल अभिपुष्टि का सिद्धांत ये भी है। अनुकरणित प्रत्युत्तर का सिद्धांत ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कार्यक्रमबद्ध अनुदेशन से संबंधित नहीं है ये सिद्धांत। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, किस विधि में विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है? किस विधि में विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है और इन विषयों के हर पहलू का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है? किस विधि में विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है और इन विषयों के हर पहलू का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्कशॉप विधि। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्कशॉप विधि। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति को जीवन के किस चरण में भावनाओं और उन पर नियंत्रण पेशेवर और व्यक्तिगत स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है? बताइए, किसी व्यक्ति को जीवन के किस चरण में भावनाओं और उन पर नियंत्रण पेशेवर और व्यक्तिगत स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रौढ़ अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रौढ़ अवस्था। याद रखना दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन अधिगम सिद्धांत प्रतिपादकों द्वारा समर्पित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा कथन है अधिगम सिद्धांत प्रतिपादकों द्वारा समर्पित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें अधिगम के लिए अभिप्रेरण आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं, बिल्कुल सही है, ये समर्पित है। और देखिए इसमें अधिगम अंतरण गठित होने के लिए 2 परिस्थितियों में एक जैसे अंश अपेक्षित है, ये भी है दोस्तों। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव से विकृत हो जाता है, ये नहीं है दोस्तों, ये अधिगम सिद्धांत प्रतिपादकों द्वारा समर्पित नहीं है। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है आपको, बाकी चौथा भी इसमें सही है। आगे देखिए, एक अनुसंधानकर्ता मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावकारिता के संबंध में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना चाहता है। इस प्रयोजन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? बताइए दोस्तों, एक अनुसंधानकर्ता मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावकारिता के संबंध में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना चाहता है। इस प्रयोजन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? तो वो होगा दोस्तों इसमें प्रश्नावली। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्नावली। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है फ्रायड को। किसको? फ्रायड को माना जाता है दोस्तों। इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्रायड। आगे देखिए, ह्यूरिस्टिक पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ह्यूरिस्टिक पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्म्स कर लेना इसको, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है वो दे रखा है, इसके आगे आपको आर्म्स और लगाना है। ठीक है, आर्म्स, ये आर्म्स स्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिक पहलू। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों देखिए 20 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखिए, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? राजसमंद झील में कौन सी लोक देवी का मंदिर है? राइट आंसर हो जाएगा वो है घेवर माता का मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, घेवर माता का मंदिर। आगे देखिए, एकमात्र लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है। एकमात्र लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मामादेव। ठीक है, मामादेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है और भैंसे की बलि दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य में स्थित राजस्थान में स्थित शक्कर पीर बाबा की दरगाह जहाँ
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला भरता है। तो ये कहाँ पर भरता है? ये भरता है दोस्तों नरहड़ झुंझुनू में भरता है ये मेला। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया गया है? नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया गया है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है चिरमी में। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चिरमी में। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दे रखा है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर गीत दे रखे हैं और किससे संबंधित है वो गीत है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है मित्रों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, सारे गीत आ जाएंगे। देखिए, कुर्जा। दोस्तों जो कुर्जा गीत है ये वीरनियों द्वारा अपने पति को कुर्जा से संबंधित ये गीत गाया जाता है, कुर्जा। ठीक है, कागा जो गीत है दोस्तों, जो कागा गीत है ये प्रेमिका द्वारा अपनी प्रेमी की याद में कोई को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु गाए जाने वाला गीत है कागा। केसरिया दोस्तों, केसरिया बालम, ये केसरिया बालम गीत है। ठीक है, अब ये केसरिया बालम गीत है ये दोस्तों किस लिए? तो दोस्तों ये अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यतीत स्त्री का वर्णन है। ठीक है, इस गीत के अंदर केसरिया बालम में। और जोरावा जो गीत है ये दोस्तों पति के प्रदेश जाने पर वियोग में गाए जाने वाला जो गीत है वो है जोरावा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे भील और कालबिलियों द्वारा बजाया जाता है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे भील और कालबिलियों द्वारा बजाया जाता है। अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें खंजरी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खंजरी इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, खंजरी एक अवनद वाद्य यंत्र है। आगे देखिए, पाबूजी के भोपे पाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? बताइए, पाबूजी के भोपे पाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माटा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना, माटा। माटा मिट्टी के 2 बड़े बर्तनों के मुंह को खाल से ढककर बनाते हैं। ठीक है, तो यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाने वाला नृत्य जिसमें अर्धव्रत बनते हैं। ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाने वाला नृत्य जिसमें अर्धव्रत बनते हैं। अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कूद नृत्य। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कूद नृत्य। आगे देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, पत्थरों की जालीदार कटाई के लिए कौन सी हवेलियां विश्व प्रसिद्ध है? पत्थरों की जालीदार कटाई के लिए कौन सी हवेलियां विश्व प्रसिद्ध है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवो की हवेली। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्थरों की जालीदार कटाई के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? तो ये तीनों हवेलियां प्रसिद्ध है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 70 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पुराना समयांकित मंदिर कौन सा है? राजस्थान में सबसे पुराना समयांकित मंदिर कौन सा है? अपना इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि जिस पर समय अंकित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जयमल और फत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित है? जयमल और फत्ता की हवेलियां कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों, जयमल फत्ता की हवेलियां। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ढोला मारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? ढोला मारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाड़मेर की छपाई में। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर की छपाई में। आगे देखिए दोस्तों, इसमें तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पेचवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि क्या हैं? तो दोस्तों ये क्या है आदि? ये
पगड़ियों में लगाए जाने वाले आभूषण है, पगड़ियों में लगाए जाने वाले क्या हैं, ये आभूषण है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था? किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामानंदी संप्रदाय। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रामानंदी संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का दोस्तों संरक्षण प्राप्त था। आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों शाहजहां। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहा जाता है? बताइए, किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहा जाता है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर को। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महाराणा राज सिंह द्वारा सन 1671 ईस्वी में वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारकाधीश का मंदिर किस स्थान पर है? बताइए, महाराणा राज सिंह द्वारा 1671 ईस्वी में वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस स्थान पर है? तो ये मंदिर है दोस्तों कहाँ पर? तो ये कांकरोली राजसमंद में है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कांकरोली राजसमंद में। आगे देखिए, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों क्या? उसको बोलते हैं पोत्या, पोत्या बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पोत्या। आगे देखिए, 79 नंबर प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ये गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर यानी कि किनारे स्थित है। और गागरोन का जो दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग दोस्तों ये कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये दोस्तों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग परवन और कालीसिंध नदियों के संगम पर है। और मनोर थाना दुर्ग है ये दोस्तों चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कहाँ स्थित हवेलियों की सजावट में मुगल किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग किया गया है? कहाँ स्थित हवेलियों की सजावट में मुगल किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग किया गया है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बीकानेर की हवेलियों में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर की हवेलियों में। यहाँ पर 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, विख्यात स्मारक एडाई का झोपड़ा या संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों देखिए, एडाई दिन का जो झोपड़ा है, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था एडाई दिन का झोपड़ा का निर्माण। यहाँ पे एडाई दिन का झोपड़े को काट लेना दोस्तों, ठीक है। संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था, जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एडाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया था? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 7 धातुओं से निर्मित शाही घंटाघर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टंका है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है धौलपुर में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धौलपुर में। आगे देखिए, भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण है वो करवाया था किसने? तो ये करवाया था दोस्तों बलवंत सिंह ने। किसने करवाया था? बलवंत सिंह ने। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बलवंत सिंह। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, बल्लू पार्टरी का सर्वाधिक विकास जयपुर के किस शासक के समय हुआ था? बल्लू पार्टरी का सर्वाधिक विकास जयपुर के किस शासक के समय हुआ था? ये हुआ था दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय के समय। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कौन था? त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक था जोधपुर महाराजा मानसिंह। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर महाराजा मानसिंह। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अपने को यहाँ पर बताना है कि दोस्तों कौन से खनिज की खान है वो कहाँ पर है। दो देखिए, राजपुरा दरिबा,
राजपुरा दरीबा में दोस्तों किसकी खान है? तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, शीशा जस्ता की खान है यहाँ पर। ठीक है, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल है ये दोस्तों लोहे अयस्की की खान है, और ये कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो ये लोहे अयस्की की हो गई। खो दरीबा दोस्तों, जो खो दरीबा है यहाँ पर किसकी खान है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये अलवर जिले में है। ठीक है, खो दरीबा। और दोस्तों ये तांबा उत्पादक है। ठीक है, क्या है? तांबा उत्पादक है ये खो दरीबा में, तांबा की खान है। ठीक है, और बांदर सिंदरी ये अजमेर में है, और यहाँ पर बेरेलियम की खान है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपना सॉरी बांदर सिंदरी कमेंट में बताना है कि जयपुर में आता है कि अजमेर में। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बांदर सिंदरी बेरेलियम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए 2413 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2413, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। तो दोस्तों ये नस्लें संबंधित है, ये बकरियों से नस्लें संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्न को यानी कि निम्न का कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। कौन सा कथन है वो अपना इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए काजरी शोध संस्थान जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जट्रोजा यानी कि रतनजोत की खेती की जाती है। दोस्तों रतनजोत एक पौधा है जिसकी खेती बायोडीजल के लिए की जा रही है। ठीक है, और ये राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, और जोजोबा, ठीक है, एक पौधा है। ठीक है, जिसको अपन पीला सोना भी कहते हैं, जो इजरायली झाड़ी भी अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये शुष्क प्रदेशों में होहोबा फसल को बोया जाता है, ना कि जोजोबा को। ठीक है, 2 फसल है, एक तो जोजोबा और एक होहोबा। तो यहाँ पे जोजोबा नहीं, यहाँ पे होहोबा होता तो ये सही होता। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। औषधीय महत्व को सोनामुखी पत्तियों का निर्यात जोधपुर से होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों ABD इसका राइट आंसर हो जाएगा, ABD, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए रेत का तीतर, रेत का तीतर दोस्तों कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? दोस्तों ये गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है रेत का तीतर। ठीक है, जरखों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? जरखों के लिए दोस्तों बंद बारेठा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, और सांपों के संरक्षण के लिए दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4 अपना इसमें राइट आंसर, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन अपना इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। देखिए दोस्तों, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जापान की सहायता से चलाई गई है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में आरक्षित वनों में लकड़ी काटना व पशु चराना अपराध माना जाता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में शुष्क मरुस्थली वन जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर व सीकर जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान प्रांत में वैधानिक स्तर पर वनों के 20 भागों में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान प्रांत में वैधानिक स्तर पर वनों के 20 भाग वर्गीकृत किए गए हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों। वनों के 3 ही वर्ग हैं बताए गए हैं। नंबर 1 आरक्षित वन, नंबर 2 संरक्षित वन, और नंबर 3 अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसमें सही है, चौथा अपना इसमें गलत है। तो अपने को यहाँ पे असत्य कथन पूछा था, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, अपने को यहाँ बताना है कि कौन सी लिफ्ट नहर परियोजना कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए
कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है दोस्तों, बीकानेर क्षेत्र को जलापूर्ति की जाती है। गंदेली साहबा लिफ्ट परियोजना, ठीक है, ये दोस्तों चूरू क्षेत्र को जल उपलब्ध कराती है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, ये दोस्तों जोधपुर जिले को जल उपलब्ध कराती है। और गजनेर लिफ्ट परियोजना है, ये दोस्तों नागौर जिले को जल उपलब्ध कराती है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 4321, 4321 ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? नारायण सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजमेर जिले में है ये दोस्तों नारायण सागर बांध। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सांबर झील के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सांबर झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की प्राकृतिक झील है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मेंढा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला नदियों का पानी बहकर इसमें आता है, बिल्कुल सही है। भारत का कुल नमक उत्पादन 18.7% सांबर से उत्पादित होता है, गलत हो जाएगा दोस्तों, लगभग 8% ही होता है। 18.7 है वो गलत दे रखा है, लगभग 8% ही उत्पादित होता है दोस्तों इसमें, ठीक है। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ABD अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ABD यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, बोमठ, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का अगस्म पर्वतीय क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। ऊपरमाल, ये दोस्तों मेवाड़ में भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसको ऊपरमाल के नाम से जानते हैं। छप्पन का मैदान दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। काठल, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ का भाग, गलत हो जाएगा दोस्तों। काठल बोलते हैं माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग, जिसको काठल बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सत्य दे रखा है। 96 नंबर का प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो दोस्तों सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की, ठीक है। और सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और पंजाब। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भूभाग कौन सा है? तो दोस्तों वो भूभाग कौन सा है? वो है दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, झुंझुनू की महिला फ्लाइंग कैडेट्स जिसने देश में पहली बार वायुसेना में शामिल होकर फाइटर प्लेन उड़ाया, तो दोस्तों फाइटर प्लेन है वो किसने उड़ाया था? तो ये मोना सिंह ने उड़ाया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, केंद्र सरकार की अमृत सिटी मिशन में राजस्थान के निम्न में से कौन से 5 शहर शामिल किए जा रहे हैं? तो दोस्तों अमृत सिटी मिशन में राजस्थान के 5 शहर शामिल किए गए हैं, वो है दोस्तों बाड़मेर, करौली, मकराना, बांसवाड़ा और सरदार शहर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, IPL टूर्नामेंट 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए उस खिलाड़ी का नाम बताना है। तो दोस्तों यानी कि पर्पल कैप होल्डर गेंदबाजी के अंदर कौन थे? तो दोस्तों वो थे यजुवेंद्र चहल, जिन्होंने 27 विकेट लिए थे। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए 5वां नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर का नाम है दोस्तों सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।